उठो तो ऐसे उठो फ़क्र हो बुलंदी को भी, उठो तो ऐसे उठो फ़क्र हो बुलंदी को भी, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन के 5 लेसन बड़े अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना छठा लेसन, जिसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हाँ, क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सभी बच्चे साथ में बोलेंगे, लेसन का क्या नाम है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम फर्स्ट लेसन से ही पढ़ रहे हैं, वे किसी भी प्रशासन को या किसी भी सरकार को चलाने के लिए उसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए वो 3 महत्वपूर्ण अंग को आपको पता होगा क्या क्या है। सबसे पहले है विधायिका, मतलब संसद, ठीक है, जो कानून का निर्माण करती है। एक होता है कार्यपालिका, मतलब सरकार, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को, नीतियों को लागू करती है। और तीसरा था न्यायपालिका, जो न्याय का काम करती है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, जो जनता का वित्त होता है, मतलब जो जितना भी पैसा होता है, ठीक है, उस वित्त पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है। भाई, अगर कार्यपालिका को, मतलब सरकार को, कोई वित्त मतलब धन, अगर धन खर्च करना है तो उस धन को खर्च करने से पहले, उसको निकालने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? संसद की। संसद वित्त निकालने के लिए सरकार को अनुमति देगी। सरकार उससे संचित निधि से, मतलब जो फंड है सरकार का, देश का, तो वहाँ से धन निकाल लेगी। उसके बाद वो खर्च करेगी। अब वो धन कितना अच्छी तरह से खर्च हुआ या नहीं हुआ, मतलब जिस काम के लिए वो धन निकाला गया था, जिसकी परमिशन संसद से ली थी सरकार ने, तो क्या वह वित्त वहाँ पर वही उसी जगह पर खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो समस्या यहाँ आती है। तो यहाँ पर क्या है, संसद इन खर्चों पर भाई इनको चेक करने के लिए भाई कितना सही तरीके से काम हुआ है, खर्च हुआ है या एक्स्ट्रा खर्च नहीं हुआ है, तो इसको जांच रखने के लिए संसद क्या है, पॉसिबल नहीं है भाई उस पर सरकार पर नियंत्रण रख सके, सरकार पर संसद नियंत्रण रख सके। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि संसद में जो लोग बैठते हैं वो क्या होते हैं, हिसाब किताब के, मतलब लेखा के, गणना के इतने विशेषज्ञ नहीं होते। क्योंकि हिसाब किताब करना क्या है, एक टेक्निकली काम है, तकनीकी काम है, और इस तकनीकी काम को करने के लिए संसद में पॉसिबल नहीं है, संसद के सदस्यों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो इसी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने के लिए एक संस्था, एक पद की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, जिसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या नाम है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका काम ही क्या है, जो खर्च किया गया, जो सरकार ने पैसा निकलवाया है, उस धन को सही जगह पर खर्च किया है या नहीं किया है, इसी की जांच करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो अभी कमेंट में लिखो यस। क्या लिखो? यस लिखो। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, छठा लेसन है हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी बोलते हैं। भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या? उसकी कार्य और उसकी नियुक्तियों या मतलब नियुक्तियों या कार्य या शक्तियों का वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और कार्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसी एक क्वेश्चन में आपका कंप्लीट लेसन होगा। छठा लेसन है जो मैं इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपको कंप्लीट लेसन कराऊंगा, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 8 नंबर। इसी में से आपकी पूरा क्वेश्चन जितना भी आपके एग्जाम में आता है, उससे ज़्यादा ही कुछ मैं बताऊंगा आपके नॉलेज के लिए। तो शुरू करते हैं। देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और कार्य या शक्तियों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें पता होना चाहिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, मतलब इसके शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब देखो, इसकी नियुक्ति क्यों की गई, इसका तो हमने पता लगा लिया, ठीक है, ये तो हमारे समझ में आ गया। एक और बच्चों, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया ना तो वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि अगर ये बातें समझ में नहीं आई हैं जो अभी तक मैंने बताई है, तो आगे का क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देखें, यहाँ तक समझे, उसके बाद सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हमने इसका नियुक्ति क्यों की जाती है, मतलब इसका पद क्यों बनाया गया, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन
हमें इसका अर्थ समझना। अब मैं देखो नियंत्रक, नियंत्रक का मतलब क्या होता है, देखो इसके शब्द में ही इसका अर्थ है। नियंत्रक मतलब कंट्रोल, क्या, कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला, ठीक है। महालेखा परीक्षक, परीक्षक मतलब जांच करने वाला, परीक्षक मतलब जांच करने वाला, ठीक है। तो ये इसका शब्द का अर्थ हो गया। तो पढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, क्या नाम है इसका, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, कब आया था, 1919 में। मतलब जब भारत में क्या था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उस समय ब्रिटिश शासन द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 के अंतर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। इसी के तहत इस पद की स्थापना की गई थी। मोंटेग्यू इस समय क्या था, मोंटेग्यू क्या था, भारतीय सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे और भारतीय सचिव थे मोंटेग्यू। इन्हीं दोनों के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। इसी के तहत 1919 में इसी के तहत इस पद की स्थापना की गई, जिसका नाम था नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। लेकिन इस समय जो नियुक्ति करता था वो वायसराय या मतलब भारतीय सचिव ही करता था, और इस समय यह पद कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं था, कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं था, मतलब मिलजुल कर ही ये काम करते थे कार्यपालिका के साथ। लेकिन 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम आया, कौन सा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, आपको पता होना चाहिए 1935 का जो अधिनियम आया था, हमारे संविधान का 80% भाग है जो वो इसी से लिया गया है। मतलब 80% बातें संविधान में वही हैं जो इस अधिनियम में आई थी। तो इस समय भी किसका शासन था, ब्रिटिश शासन का। तो इस समय क्या था, 1935 के अधिनियम के समय, मतलब जब ये एक्ट आया था, तो इस समय क्या था, जो ब्रिटिश का सम्राट था वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता था। लेकिन इसमें एक बात निकल कर आई, क्या, इसके तहत इसे संवैधानिक रूप दे दिया गया। क्या दे दिया गया, संवैधानिक रूप दे दिया गया। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और भारत ने अपना खुद का संविधान बनाया, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, तो संविधान का 80% पार्ट है, जो भाग है 1935 के भारतीय अधिनियम से ही लिया गया है। तो स्वाभाविक ही बात है, तो ये पद भी, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो पद भी हमारे संविधान में लिखा गया। अब जो बातें संविधान में है, या जिस पद या जिस संस्था के बारे में संविधान में उल्लेख है, तो उसको हम बोलते हैं संवैधानिक। अगर जिस संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं है, उसको बोलते हैं असंवैधानिक। तो संविधान में इसका वर्ण है, तो इसलिए ये कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा, भाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसकी नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई थी, सबसे पहले 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा किस अधिनियम के तहत इसको संवैधानिक बनाया गया, तो 1935 के में भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, लेखा परीक्षक का अर्थ है, लेखा परीक्षक का अर्थ क्या है, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना। क्या करना, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना, मतलब वित्त मतलब पैसा, पैसे का जो रिकॉर्ड है उसकी जांच करना, जांच पड़ताल करना है, जिसमें यह देखा जाता है कि क्या खर्च किया गया है, धन उचित अधिकारियों द्वारा व्यय किया गया है। मतलब जो खर्च किया गया धन है, क्या वह उचित अधिकारियों के द्वारा खर्च मतलब व्यय किया गया है, और क्या धन उन्हीं कामों पर खर्च किया गया है जिनके लिए संसद ने स्वीकृति प्रदान की थी। देखो मैंने जो पहले बात बताई थी वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। काम क्या है इसका, मतलब अर्थ क्या है, जांच पड़ताल करना। क्या करना, जांच पड़ताल करना, किसकी, वित्तीय रिकॉर्ड की, पैसे का जो रिकॉर्ड है उसकी जांच पड़ताल करना। और देखना क्या, भाई कोई खर्च है वो सही जगह पर किया गया है या नहीं किया गया, कौन से खर्च जिस पर संसद ने स्वीकृति दी थी। भारत में यह कार्य एक अधिकारी को सौंपा गया है, जिसे क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, भाई जो वर्तमान में मतलब 2020 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो, वो अधिकारी कौन है। तो यहाँ पर आप नाम याद रखोगे, उसका नाम है सोमा रॉय बर्मन। एक ही नाम है, ये एक ही है, ठीक है। सोमा रॉय बर्मन है जो,
वो वर्तमान में मतलब 1 दिसंबर 2019 से इन्होंने अपना पद संभाला, जो नियंत्रक एवं महालेखा नियुक्त की गई है, ठीक है, सोमा रॉय बर्मन। तो वर्तमान में ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसके पद व सेवा की शर्तों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151, मतलब 148, 149, 150 और 151 चार आर्टिकल हैं जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताते हैं। 148 में क्या है, इसके पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब इसका एक पद होगा, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जो वित्त की जांच करेगा। और 149 में क्या है, इसकी शक्तियों के बारे में, ठीक है, इसकी शक्तियों व कार्यों के बारे में बताया गया है। तो आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है आर्टिकल के। वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 148। अगर आपसे पूछे शक्तियाँ या कार्यों के बारे में तो आर्टिकल 149। तो ये दोनों याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। देखो नियुक्ति, आर्टिकल 148 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ध्यान रखेंगे, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जो गणना व लेखांकन में, ठीक है, गणना व लेखांकन में निपुण हो। लेखांकन का मतलब हम कह सकते हैं हिसाब किताब। देखो कुछ शब्द ऐसे आएंगे इस क्वेश्चन में जो आपको नहीं पता होगा और जो आपको पजल करेंगे, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। मैं आपको सभी बताऊंगा, साथ साथ में लिखते रहना। जो क्या हो, उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो गणना व लेखांकन में, मतलब हिसाब किताब रखने में, वित्त का हिसाब किताब रखने में निपुण हो। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 148 में, ठीक है, पद का उल्लेख। अगर पूछे कौन नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति। किसे नियुक्त करता है, जो गणना व लेखांकन मतलब हिसाब किताब में निपुण व्यक्ति हो, ठीक है। मतलब जो सोमा रॉय बर्मन है, जो अभी एट प्रेजेंट नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है, तो ये क्या है, हिसाब किताब में मतलब गणना में क्या है, निपुण है, तभी इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें शपथ की, तो शपथ भी कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। अब नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है तो शपथ भी कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति ही दिलवाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेतन और सेवा की शर्तें। देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन व शर्तें संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, संसद ही निर्धारित करेगा अब इसकी सेवा मतलब इसकी वेतन क्या होगा और इसकी शर्तें क्या होगी। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा, संसद के द्वारा। आगे बात करते हैं, परंतु उसकी नियुक्ति के बाद न तो उसका वेतन घटाया जा सकता है। जिस प्रकार हमने यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में पढ़ा था, उनका वेतन नहीं घटाया जा सकता पद ग्रहण करने के बाद, तथा न उसके अधिकार की उसकी हानि के लिए घटाए जा सकते हैं। मतलब उनके न तो अधिकारों को घटाया जा सकता है न वेतन को। कब, जब वो अपना पद संभाल ले। मतलब सोमा रॉय वर्मन ने जैसे ही अपना 1 दिसंबर 2019 से पद संभाला, तो यहाँ पर उसका जो वेतन था ना तो उसके वेतन को कम कर सकते हैं और ना ही उसके अधिकारों को कम कर सकते हैं। और इसका वेतन निर्धारित कौन करेगा, संसद करेगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। देखो इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है। किसके समान होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसके समान होता है। तो अब क्वेश्चन आपके लिए है, वे हमने पहले पढ़ चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसका वेतन कितना। आप देखो उसके समान है, जितना इसका है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, उतना ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो आइए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको खुद बताना है इसका वेतन कितना है, तथा इसका वेतन भारत की संचित निधि से, चलो एक क्वेश्चन और आ गया, किससे, संचित निधि से दिया जाता है। निर्धारित कौन करता है, संसद, ठीक है। घटाया नहीं जा सकता, न ही अधिकार कम किए जा सकते। किसके समान है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। किसकी, भारत मतलब केंद्र सरकार है जो उसकी संचित निधि से इनको दिया जाता है। आपको पता है 2 प्रकार की निधि होती है, निधि मतलब फंड, संचित और आकस्मिक निधि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल कितना होता है, मतलब इसके पद की अवधि कितनी होती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। किसके लिए, 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। परंतु 6 वर्ष समाप्त होने से पहले उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। कितनी,
65 वर्ष हो जाए तो उसे रिटायर होना पड़ता है। तो वही यूपीएससी वाली बात आ गई, यहाँ पर दो कंडीशन लागू हो गई, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष पहले हो जाए तो 6 वर्ष के अनुसार उसे रिटायर होना पड़ेगा, अगर वो 65 साल का पहले हो जाए तो उसको 65 साल के अकॉर्डिंग रिटायर होना पड़ेगा। तो ये बात मैं पिछले क्वेश्चन में बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हटाने का तरीका। अब देखो हटाया किस प्रकार जा सकता है। देखो इसको हटाया सिंपल सी बात है, दो ही बात याद रखेंगे, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इसको भी हटाया जा सकता है। अब इसका वेतन किसके समान होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन किसके समान होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उनके समान होता है। तो हटाया भी इनको उन्हीं की तरह जाता है। अब देखो आपको याद होगा, हमने अपने सेकंड लेसन में पढ़ा था ना, सर्वोच्च न्यायालय के जो भारत के संघ की कार्यपालिका, जिसमें हमने न्यायपालिका के बारे में तीसरा लेसन दसा है, ठीक है, उसमें पढ़ा था हमने। देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति जब चाहे नहीं हटा सकता। भाई नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन ये नहीं पे राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा दे, ऐसा नहीं होगा। कैसे? उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा भाई आपसे, क्या पूछेगा भाई, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसको किसकी भांति हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति, इसी के समान वेतन, इसी के समान हटाया जाता है। अब याद होगा आपको कैसे हटाया है, देखो पढ़ते हैं। उसे हटाने के लिए विशेष पद्धति होती है, विशेष पद्धति अपनानी पड़ती है। विशेष पद्धति वो क्या है, जिसके अनुसार यदि संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत, कितने, संसद के दोनों सदन आपको पता होगा कौन कौन से हैं, चलो बताओ शाबाश, कौन कौन से हैं दो सदन, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। बोलो बेटा, राज्यसभा। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन हो रहा है, इनमें से निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है, आपको खुद बताना है, ठीक है। से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, ठीक है। 2/3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 2/3। देखो सीधी सी बात है, विशेष बहुमत इसी को बोलते हैं, 2/3 बहुमत को। अब संसद के दोनों सदनों से अगर प्रस्ताव पास हो और वो भी विशेष बहुमत से, मतलब 2/3 सदस्य क्या करें, इसको हटाने के लिए कहें और राष्ट्रपति उसको परमिशन दे दे, तो इसको क्या है, उनके पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है ना, किसके समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रतिबंध। प्रतिबंध बोलो या यहाँ पर सेवा की शर्तें हैं, इसमें ये ऐड कर सकते हो, मतलब ये बात यहाँ भी लिख सकते हो। देखो प्रतिबंध क्या है, मतलब सेवा की शर्तें बोल सकते हो। रिटायर होने के पश्चात वह केंद्र व किसी राज्य के अधीन कोई नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब पद, अब जो ये 6 साल के बाद या 65 साल की पहले होंगी, तो जो भी कंडीशन लागू होगी उसके हिसाब से सोमा रॉय बर्मन है जो वो रिटायर होंगे। तो यहाँ पर वो हटने के बाद क्या है, कोई जॉब नहीं कर सकती, केंद्र और राज्य के अधीन कोई भी नौकरी नहीं कर सकती। तो ये तो क्या था, इसका प्रतिबंध था। तो ये हमने इसकी क्या पढ़ी, उसकी पद की मतलब नियुक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। तो आगे हम बात करेंगे जो इसकी कार्य है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ है कार्य। अब देखो जो इसके कार्य हैं, तो सिंपल तौर पर तो इसकी स्थापना ही किस लिए की गई थी, जो सरकार है जो खर्च करती है उसकी जांच करने के लिए, वित्तीय जांच के लिए ही, उनका हिसाब किताब करना ही क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, जिसको शॉर्ट में कैग बोलते हैं, ठीक है, उसका काम है, ठीक है। या कैग मतलब जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसका ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं इसको। तो देखो इसके दो कार्य हैं, मतलब कार्य की अगर बात करें तो दो रूप से कार्य करता है। एक तो लेखापाल के रूप में, मतलब अकाउंटेंट मतलब मुनीम। यहाँ से अपनी सिंपल भाषा से याद रख सकते हो, इसको हम बोलते हैं मुनीम है ना। तो जैसे दुकान पर काम करता है, जो जैसे आढ़ती होते हैं ना, जो पैसे की लेन देन करते हैं, ब्याज पर पैसे देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मुनीम होता है। मुनीम किस लिए रखते हैं हम, हिसाब किताब रखने के लिए, पैसे का कितना पैसा कौन लेके गया, कितना दे के गया, उसका ब्याज कितना है, ठीक है। तो मुनीम यही काम करता है। तो एक तो ये मुनीम के रूप में, मतलब लेखापाल मतलब अकाउंटेंट के रूप में, कौन सा भी शब्द याद रख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रूप में काम करता है। और एक काम करता है वो लेखा परीक्षक के रूप में। देखो परीक्षक का मतलब क्या हो गया, जांच। परीक्षक का मतलब क्या हो गया, जांच करने वाला, ठीक है, जांच करने वाला।
जैसे एग्जामिनर बोल सकते हो आप उसको, एग्जामिनर बोलते हैं ना, जैसे एग्जामिनर क्या होता है, जांच करने वाला ही होता है, आपकी नॉलेज चेक करता है, ठीक है। और लेखा क्या हो गया, मतलब गणना, हिसाब किताब। लेखा का मतलब गणना या हिसाब किताब, जो हिसाब किताब का परीक्षण करे, मतलब जांच करने वाले के रूप में। तो एक तो मुनीम के रूप में, अकाउंटेंट मतलब लेखापाल के रूप में, और हिसाब का जांच करने वाला, ठीक है। यहाँ पर मुनीम मतलब लिखाई पुंजाई का काम करेगा, सीधी भाषा में बोल सकते हैं लिखाई पुंजाई का काम करेगा, और एक करेगा वो जांच करने का, मतलब वित्त की जांच करेगा, ठीक है, वित्त की जांच करेगा। चलो पहले हम पढ़ते हैं इसकी अकाउंटेंट के रूप में, मुनीम के रूप में, लेखापाल के रूप में इसके कार्य। तो 5 कार्य के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, 5 कार्य हम यहाँ पढ़ेंगे, इनफ है इतना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये वह केंद्रीय तथा राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के लेखांकन मतलब हिसाब किताब रखने की विधि को निश्चित करता है। भाई किस प्रकार केंद्र या राज्य सरकार को हिसाब किताब रखा जाए, वो विधि, वो तरीका, वो ढंग ही निश्चित कौन करता है, कैग करता है। और रेल तथा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त, ये क्या है, विभाग हो गए ना, रेल या शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मतलब अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों का हिसाब किताब तैयार करता है। इसका काम ही क्या है, हिसाब किताब। और हिसाब किताब आपको पता है कौन तैयार करता है, मुनीम। और मुनीम ही कौन होता है, अकाउंटेंट मतलब लेखापाल। दूसरा काम क्या है, वह प्रति वर्ष मतलब हर वर्ष केंद्र व राज्य सरकारों की वार्षिक आय तथा व्यय का लेखांकन करता है, मतलब हिसाब किताब करता है, लिखाई पुंजाई करता है, ठीक है। आय मतलब इनकम कितनी है, और व्यय मतलब उनका खर्च कितना है, तथा उससे संबंधित सरकार को प्रस्तुत करता है, ठीक है। उससे संबंधित जो रिपोर्ट है उसको किसको प्रस्तुत करता है, केंद्र सरकार, केंद्र की रिपोर्ट केंद्र सरकार को, और जो भी राज्य है उसमें जिसकी भी सरकार है उस सरकार को। वह केंद्रीय सरकार के गणना तथा लेखा, लेखा मतलब गणना बोल सकते हैं, लेखा मतलब गणना, मैंने अभी बताया था। लेखा आदेशों के अंतर्गत किसी भी विशेष संस्था को हिसाब किताब रखने के लिए आदेश भी दे सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार के गणना या लेखा, इनको लेखा आदेश के अंतर्गत किसी भी विशेष संस्था, कोई भी विशेष संस्था हो, उसको बोल सकता, आदेश दे सकता, ऑर्डर दे सकता है, किसके लिए, हिसाब किताब रखने के लिए। चौथा वर्ग क्या है, वह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष सामान्य वित्तीय प्रतिवेदन, याद रखेंगे क्या, सामान्य वित्तीय प्रतिवेदन पेश करता है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, भाई जो कैग होता है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होता है, वो सामान्य वित्तीय प्रतिवेदन किसके सामने प्रस्तुत करता है, तो किसके सामने बेटा, राष्ट्रपति के सामने। एक तो देखो जब भी मैं पूछूं ना तो बोलना करो, ठीक है, जिसमें व्यय कितना धन देना है और कितना धन शेष है, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। क्या, व्यय कितना है, खर्च कितना है, कितना धन देना है और कितना धन शेष है, इसी के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देता है, आदि के संबंध में प्रकाश डालता है। पांचवा और लास्ट काम क्या है इसका, देखो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक केंद्र व राज्यों के लेखांकनों के बारे में अपनी रिपोर्ट संबंधित सरकारों को समर्पित करता है। ये हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं। तो ये 5 काम है जो इसके महत्वपूर्ण काम है, किसके रूप में, लेखापाल या अकाउंटेंट या मुनीम के रूप में, मतलब मुनीम के रूप में ये लिखाई पुंजाई का काम करता है। तो 5 तरह के महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक लेखा परीक्षक के रूप में, मतलब जो गणना, लेखा मतलब गणना, ठीक है, या हिसाब की जांच करने वाला। यहाँ पर इन्होंने लेखा मतलब लिखाई पुंजाई का काम किया या करवाया कोई भी विशेष संस्था से आदेश देकर, यहाँ पर क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, जो खर्च किया है, जिसके लिए पैसा लिया है सरकार ने, संसद से अनुमति ली है, वो खर्च कितने अच्छे तरह से किया है उसकी जांच करेगा। यहाँ पर जांच करेगा, यहाँ पर वो लिखाई पुंजाई का काम करेगा या करवाएगा, ठीक है। अब लेखा परीक्षक के रूप में, ठीक है, देखो वह गणना, लेखा मतलब गणना परीक्षक के रूप में, एक ही बात है, लेखा मतलब गणना, लेखा परीक्षक मतलब गणना परीक्षक के रूप में केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण करता है। परीक्षण मतलब जांच करता है, परीक्षण मतलब जांच करता है, किसकी, केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनके वित्तीय अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड। देखो बच्चों मैं हर शब्द बता रहा हूँ आपको, जो डिफ़िकल्ट है, जो आपको पजल कर सकते हैं, तो आप साथ में नोट भी कर सकते हैं, जैसे इसके ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप
अपनी नोटबुक में नोट कर लो ताकि दोबारा पढ़ो ना पजल ना हो। तो अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, तो जो वित्तीय रिकॉर्ड है उसकी जांच करता है, परीक्षण करता है। वह जांच करता है कि विभागों द्वारा, जो भी विभाग है, व्यय स्वीकृत कार्यों के लिए किया गया है या नहीं। मतलब जिस काम के लिए, मतलब जिस भी विभाग ने जिस काम के लिए पैसा निकलवाया था, अनुमति ली थी, उस काम के लिए वो खर्च हुआ है या नहीं, इसकी जांच करता है कौन? कैग, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक। तो देखो काम क्या हो गया, जांच का परीक्षक के रूप में काम किया ना, पहला ही काम। दूसरा काम, इस स्थिति में केंद्र तथा राज्य सरकारों के उधार, लाभ, शेष धन संबंधी बातों का परीक्षण करता है। यहाँ भी जांच करता है, किसकी? केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके उधार के बारे में, कितनी उधार है, कितना प्रॉफिट है, लाभ है, या कितना शेष धन है, तो इन सभी की जांच करता है। तीसरा जो वर्ग है वह वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, क्या है? वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक सूचनाएं व सहायता प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? केंद्र व राज्य सरकार की सहायता करता है, किसके लिए? वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करने के लिए। और जो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है वो किसके सामने प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद चौथा वर्ग, वह सरकारी निगमों, वह सरकारी निगम हो चाहे कोई भी, ठीक है, निगम का एक लेसन आएगा, विभाग निगम। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पढ़ेंगे इसको अच्छे से, यहाँ पर वैसे याद रख लो। सरकारी निगम हो, अर्ध सरकारी व्यापारी उद्यम हो, लोक उद्यमों पर वित्तीय नियंत्रण रखने में सरकार व संसद की सहायता करता है। मतलब इन तीनों पर, इन सभी पर क्या है? नियंत्रण रखने के लिए क्या करता है? सरकार की या संसद की सहायता करता है। वह इन संस्थाओं को उनके लेखांकन रखने के लिए, मतलब लेखांकन मतलब हिसाब किताब रखने की विधि के संबंध में सुझाव देता है। मतलब इन सभी को क्या करता है? इन पर नियंत्रण रखता है और मदद करता है सरकार या संसद की, और इनको अपना हिसाब किताब मतलब लेखांकन रखने के लिए भी सुझाव देता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वर्ग है जो इनका, वह प्रति वर्ष केंद्र तथा राज्य सरकारों के संबंध में गणना परीक्षण संबंधी रिपोर्ट, जो गणना संबंधी परीक्षण है, लेखा परीक्षक के रूप में जो काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा? अपनी गणना परीक्षण संबंधी रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या करेगा? रिपोर्ट तैयार करेगा, और वह इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति व राज्यपालों को सौंपता है। मतलब अगर केंद्र की रिपोर्ट है तो किसको? राष्ट्रपति को। अगर किसी राज्य की रिपोर्ट है तो वो राज्यपाल को, मतलब जिस राज्य का जो राज्यपाल है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर बता दो आप, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? आपके लिए एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ठीक है, तो हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे से कोशिश की मैंने समझाने की। लेखापाल मतलब अकाउंटेंट। देखो ये शब्द है, समझ में आने का नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से क्लास लगा ली ना, समझ ली, और ये शब्द आपके दिमाग में घुस गए, क्योंकि ये क्या है? अपने घरेलू शब्द है, व्यवहारिक नॉलेज है, और जब व्यवहारिक नॉलेज काम में लाओगे तभी कामयाब होगे। ठीक है, अच्छे से याद रहेंगे। लेखापाल मतलब अकाउंटेंट, मतलब मुनीम, एक शब्द तो याद रहेगा। मुनीम के रूप, मुनीम का काम क्या है? लेखा पंचाई करना। मुनीम का काम क्या है? हिसाब किताब रखना। और यहाँ पर लेखा परीक्षक मतलब जांच करने वाला, लेखा मतलब अकाउंट की, मतलब अकाउंट, हाँ लेखा मतलब अकाउंट की। ठीक है, अकाउंट की जांच करने वाला मतलब खाता की जांच करने वाला। यहाँ पर वो एग्जामिनर के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ वो अकाउंटेंट, जैसे बैंक में होता है ना अकाउंटेंट, ठीक है, तो अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके 5 कार्य यहाँ पर पढ़े, 5 कार्य यहाँ पर पढ़े, और इसकी नियुक्ति कब की गई ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। आर्टिकल की बात करी 148 से 151, 148 में इसके पद का उल्लेख है, और 149 में इसकी कार्यवह शक्तियों का उल्लेख है। उसके बाद हमने नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसे नियुक्त करता है? जो हिसाब किताब में, लेखांकन में और गणना में निपुण हो। और एट प्रेजेंट अगर पूछे तो कौन है? सोमा रॉय बर्मन, जो 1 दिसंबर 2019 से इन्होंने पद संभाला है। ठीक है, 24वीं है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जो 24वीं बनी है ये। अगर बात करें वेतन की, तो वेतन को आपको पता है किसके समान? सर्वोच्च न्यायालय के समान। निर्धारित कौन करेगा? संसद, लेकिन उसे घटाया नहीं जा सकता है। और कहाँ से दिया जाएगा? वो भारत की संचित निधि से। ऑप्शन में देखो, एक में राज्य की संचित निधि मिल जाएगा, आप क्या हो जाओगे? और कॉन्फिडेंस हो, ये तो मैं याद है। ठीक है, फटता ही टिक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो भारत की संचित निधि से, राज्य की नहीं, भारत की, केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। कार्यकाल पड़ा 6 या 65 वर्ष। हटाने का तरीका बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
2/3 बहुमत दोनों सदनों में, ठीक है। उसके बाद प्रतिबंध, दोबारा जॉब नहीं कर सकता, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन हो। और 2 तरह से वो काम करता है, लेखापाल के रूप में, मुनीम या अकाउंटेंट के रूप में, और दूसरी तरह लेखा परीक्षक के रूप में, ठीक है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो, समझ में आया हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल तूफान की तरह फैला दो वीडियो को, क्लास को, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। और एक और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो आप मुझे, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, साइकोलॉजी बाय पीपीएस, और टेलीग्राम चैनल भी साइकोलॉजी बाय पीपीएस के नाम से है। और व्हाट्सएप पर भी आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, 8570001135, ठीक है। और आप सीधे से डायरेक्ट ही तो पूछ ही सकते हो, तो यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो, और सीधे भी यूट्यूब पर पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, ओके डियर।